नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश प्रजापत। तो चलिए आज की सभा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डिमांड था। मैं डिमांड का बेसिक मीनिंग में आपको डिमांड का बता चुका था। डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन के बाद में मैंने बताया था आपको डिमांड फंक्शन के अलग अलग चेंजेस बताए थे। उसके बाद में मैंने बताया था आपको लॉ ऑफ डिमांड क्यों लागू होता है, उसका जो कर्व होता है वो ऋणात्मक क्यों होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बता दी थी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया था, इनकम इफेक्ट बताया था। और आज जो हमारा टॉपिक जहाँ से हमें शुरू करना है उस टॉपिक का नाम है मांग के नियम के अपवाद, यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। वन बाय वन देखते हैं। बहुत ईजी है पर बहुत टिपिकल है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पर हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता है। शुरू करते हैं वन बाय वन। देखो, मांग का नियम है, उसके हमें पढ़ने हैं एक्सेप्शन। तो उससे सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मांग का नियम क्या होता है। लास्ट क्लास में रिवाइज करवा चुका हूँ। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो पहले लास्ट क्लास देखिए जहाँ मैंने लॉ ऑफ डिमांड को पूरा डिस्कस किया है। अब देखो, फिर भी एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीज, यानी या तो प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी डिमांड, इन दोनों के बीच का इन्वर्स रिलेशन, इन दोनों के बीच का जो इन्वर्स रिलेशन होता है वो लॉ ऑफ डिमांड होता है। बट कंडीशन क्या है कि अदर जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं, अन्य जितनी भी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्थिर होनी चाहिए। जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होनी चाहिए। मतलब रिलेशन क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। किसी प्रोडक्ट एक्स की प्राइस कम हुई, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जानी चाहिए। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया, इन्वर्स हो गया ना। बट डिपेंड क्या करेगा, अदर जो भी फैक्टर जो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो फिक्स होने चाहिए, उनमें कोई किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल बेसिक मीनिंग ये है। अब इसके अपवाद क्या क्या होते हैं। अपवाद के अंदर पहला आता है गिफिन गुड्स, यानी गिफिन वस्तुएं। गिफिन गुड्स अगर आपने क्लासेस स्टार्टिंग से देखी होगी तो मैंने गिफिन गुड्स के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। फिलहाल के लिए मैं ये बता देता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी का बढ़ जाना या किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होने पर क्वांटिटी का कम हो जाना ही गिफिन वस्तुएं हैं। अब मैंने जब ये गिफिन गुड्स मैंने आपको बताया तब मैंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो गिफिन गुड्स हो। बट क्योंकि जो रॉबर्ट गिफिन थे उन्होंने मतलब जो उसका पर्टिकुलर टाइम था, 19वीं जो सेंचुरी थी, उनमें जो सर्वे किया था उसके बेस पे उन्होंने कुछ गुड्स को बोल दिया कि ये गुड्स जो है आज से गिफिन गुड्स कहलाएगी। पर वो लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो कम होगी। जबकि ये क्या बोलता है, गिफिन गुड्स क्या बोलती है कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मांग मात्रा बढ़ जाएगी। अब लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि किसी एक्स प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ गिफिन गुड्स क्या बोलते हैं कि प्राइस कम होने पर जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है वो भी क्या होगी, कम। तो पहला अपवाद आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा इसका अपवाद है दोस्तों, अति आवश्यक वस्तुएं, यानी एसेंशियल गुड्स। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड के लिए एसेंशियल गुड्स कैसे अपवाद होगी वो समझते हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिख देता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में जब इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, डिक्रीज होगा। या प्राइस में डिक्रीज होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज होना। ये इंक्रीज और डिक्रीज जो मैंने यहाँ लिखा है ये ही हमारी लॉ ऑफ डिमांड है दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको। प्राइस में इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज, प्राइस में डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, अब एसेंशियल गुड्स, इसका अपवाद कैसे है, एक्सेप्शन कैसे है वो समझिए। देखो, एसेंशियल गुड्स के कुछ अगर एग्जांपल लेता हूँ तो पहला एग्जांपल आपको डायरेक्ट एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, नमक। ठीक है इंडिया के अंदर जितने भी लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में चाहे सब्जी बना रहे हैं चाहे रोटी बना रहे हैं, नमक चाहिए ही चाहिए। अब उस नमक आज वो मान लो 20 रुपये किलो आ रहा है, आने वाले टाइम में अगर 200 रुपये किलो हो या 2000 रुपये किलो हो तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई बंदा है जो 2000 रुपये किलो हो जाने पर नमक खरीदेगा ही नहीं, बोले मैं तो आज से सब्जी में नमक डालूंगा ही नहीं, मैं रोटी में नमक नहीं डालूंगा। नहीं, वो हमारे टेस्ट का हिस्सा है, हमारे खाने का हिस्सा है, तो हम उसको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा,
इसके रिवर्स में ऐसे हो जाए कि नमक 2 रुपये किलो हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि सब्जी बनाएंगे नहीं, हम नमक से रोटी खा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर नमक के केस में अगर प्राइस इंक्रीज भी होती है तो उसकी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज नहीं होगी। रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि एसेंशियल गुड्स है। सर एक एग्जाम्पल और दीजिए। चलो दे देता हूँ। पानी, पीने का पानी, बॉडी को जितनी इंटेक चाहिए उतनी चाहिए ही चाहिए। 70% भाग हमारा पानी से अगर बना है तो पानी की पूर्ति तो होनी चाहिए ना। अब आज पानी की मान लो बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों के पास किल्लत आ गई है, पानी की बोतल 10 रुपये में मिल जाती है। अगर वही पानी की बोतल अगर 100 रुपये में मिलती है तो मुझे तो जो मेरी बॉडी की नीड है वो तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मुझे खरीदनी ही पड़ेगी। उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है पर उसकी क्वांटिटी डिक्रीज नहीं होगी दोस्तों। ये क्यों? क्योंकि एसेंशियल गुड्स है। ठीक है, जैसे एक टैबलेट्स आ गई, मान लो किसी की दवाई आ गई, टैबलेट्स कौन सी? जीवन रक्षक, लाइफ सेविंग जो टैबलेट्स हो गई, LSD, लाइफ सेविंग LSD सॉरी लाइफ सेविंग, अच्छा ड्रग्स बोल सकते हैं इसको, तो LSD भी बोल सकते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकती है, लाइफ सेविंग टैबलेट्स हो सकती है। तो ये जो चीज़ आती है ये भी एसेंशियल गुड्स के अंदर आती है। कैसे आती है? आप समझो कि कोई पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए दवाइयाँ ले रहा है। अब वो दवाई पहले 200 रुपये की आती थी, आज उसकी रेट बढ़ के 2000 रुपये हो गई है। तो क्या करेगा बंदा? खरीदेगा नहीं? बंदा खरीदेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसकी जीवन को चलाने के लिए वो दवाइयाँ चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे केस में प्राइस के बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी में डिक्रीज नहीं होगा दोस्तों। दूसरी चीज़, 200 से मान लो अगर वो 20 रुपये की हो गई, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आज मैं एक दवाई नहीं लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई। तो प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी का इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं होता। तो लॉ ऑफ डिमांड का जो दूसरा एक्सेप्शन था, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कैसे है, क्यों है। और पहला मैं बता चुका था गिवन गुड्स कैसे था, क्यों था। अच्छा, इसके अंदर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, मैं भी अगर कोई नोट्स बना रहा होगा तो। पहला एग्जांपल मैंने जैसे नमक बताया, दूसरा मैंने पानी बताया, तीसरा लाइफ सेविंग ड्रग्स बताया था, लाइफ सेविंग ड्रग्स। तीसरा इसके अंदर जो एक्सेप्शन आता है दोस्तों, उस एक्सेप्शन का नाम है उपभोक्ता की अज्ञानता। अच्छा, आपसे कोई बेसिकली पूछे कि उपभोक्ता की अज्ञानता क्या होती है? सर ना, उपभोक्ता की अज्ञानता तो उपभोक्ता पढ़ा लिखा नहीं होगा। पढ़ना और अज्ञान होना दोनों में बहुत फ़र्क है दोस्तों। किसी भी पर्सन का निरक्षर होना, इलिटरेट होना, और उसमें नॉलेज नहीं है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था पर उसने भारत पे राज किया था। मतलब पढ़े लिखे का अज्ञानता से कोई लेना देना नहीं है। फिर सर अज्ञानता का क्या मतलब होता है? दोस्तों, जब कस्टमर, कोई भी कस्टमर है, वो यह मानता है कि प्रोडक्ट जितना महंगा होगा उतना ही अच्छा होगा। मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि प्रोडक्ट महंगा बराबर अच्छा, ठीक है, और प्रोडक्ट सस्ता बराबर बेकार। अगर ये बात आ जाती है तो इसका मतलब है वहाँ उपभोक्ता क्या है? अज्ञान है। क्योंकि दोस्तों हर प्रोडक्ट जो सस्ता है वो बेकार नहीं हो सकता, हर प्रोडक्ट जो महंगा है वो अच्छा नहीं हो सकता। ये लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद क्यों है, आप इस चीज़ को एक बार समझिए कि उपभोक्ता अगर अज्ञान है, वो क्या सोचता है कि भाई प्रोडक्ट महंगा है तो अच्छा ही होगा और प्रोडक्ट सस्ता है तो बेकार ही होगा। अच्छा, उसमें जैसे मान लो उसने, यही एग्जाम्पल के रूप में मैंने मोबाइल फ़ोन लिखा। मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी कस्टमर के माइंड में ये रहती है कि आईफोन जो है, एप्पल का जो फ़ोन है वो महंगा है, वो तकरीबन 1 लाख रुपए का आता है, वो महंगा है इसलिए अच्छा होगा। तो अगर इसकी प्राइस 1 लाख से बढ़ के अगर 2 लाख भी हो जाती है तो वो जो कस्टमर, जो इसकी सोच है, जो अज्ञान है इस मामले में, वो इस आईफोन को ही खरीदेगा दोस्तों। तो इसकी प्राइस बढ़ने पे उसकी क्वांटिटी डिक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता क्या है? अज्ञान है। रीज़न मैंने बता दिया। जब कोई भी कस्टमर ये सोचे कि महंगा मतलब अच्छा है और सस्ता मतलब बेकार है, तो इसका मतलब क्या है? उपभोक्ता अज्ञान है और इस पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। चौथा इसका पॉइंट है दोस्तों, आपात स्थिति। आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। इमरजेंसी हो सकती है नेचुरल हो सकता है मानव जनित हो, मतलब मैनुअल हो या नेचुरल हो, दोनों ही केस में लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद है। रीज़न सब लोगों को पता है कि जैसे कुछ लोगों ने कोविड में, पेंडेमिक के अंदर क्या किया था, कुछ चीज़ों का स्टोरेज कर लिया था। स्टोरेज किस बेस पे किया था कि पता नहीं पेंडेमिक कितना लंबा चलेगा या आपातकाल कितना लंबा चलेगा, तो हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ताकि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में क्या था कि भाई जिन लोगों के पास में अनाज था अच्छा खाने के लिए, उनको तो दिक्कत नहीं थी, पर जिन लोगों को मार्केट से कुछ खरीदना था, जो लोग ऐसे थे कि 10 किलो गेहूं लाते और अपना महीना चलाते या 15-20 दिन चलाते थे, अगर वो लोगों के लिए जब वही गेहूँ 20 रुपये किलो से बढ़ के आज 50 रुपये किलो हो गया, तो उनको तो खरीदना ही था ना। क्यों? क्योंकि अनाज तो चाहिए ना, भोजन तो चाहिए जिंदा रहने के लिए।
या आपातकालीन स्थिति को ऐसे समझ लीजिए, बाढ़ की कहीं स्थिति है जहाँ पे सप्लाई आ ही नहीं रही है ना प्रॉपर, और जो भी चीज़ें हैं वो महंगी बिक रही है, पानी की एक बोतल 10 रुपये की जगह 1000 रुपये की बिक रही है, या ब्रेड का एक पैकेट 20 रुपये की जगह 200 रुपये का बिक रहा है, तो उस केस में हमें पैसे देने पड़ेंगे। मतलब उस केस में जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसका क्वांटिटी डिक्रीज़ नहीं होगी दोस्तों, क्वांटिटी डिमांड जो है वो मेरी डिक्रीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है, इमरजेंसी की है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, आगे के कुछ 2 या 3 पॉइंट है दोस्तों, वो है तो मांग के नियम के अपवाद, बट वो टॉपिक स्पेशल है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं और हमारे गलत होते हैं। उस एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। मैं अब तक आपको 4 पॉइंट मांग के नियम के अपवाद बता चुका हूँ। गिफ इन गुड्स मैंने बता दिया, गिफ इन गुड्स कैसे होते हैं, एसेंशियल गुड्स कैसे हो सकते हैं बता दिया था, उपभोक्ता कैसे अज्ञान हो सकता है बता दिया था, इमरजेंसी सिचुएशन, ये 4 पॉइंट मांग के नियम के अपवाद में बता चुका हूँ। 5वां पॉइंट जो है दोस्तों वो है वेबलन प्रभाव या वेबलन वस्तुएं, वेबलन गुड्स या वेबलन इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। इसका प्रतिपादक कौन है? तो टी वेबलन बोल सकते हैं। थॉरस्टीन वेबलन ने ये सिद्धांत दिया था, यानी वेबलन गुड्स जो है वो थॉरस्टीन वेबलन ने बताई थी। अपनी एक बुक थी उसके अंदर इन्होंने बताया था द थ्योरी ऑफ द लेज़र क्लास, द थ्योरी ऑफ द लेज़र क्लास के अंदर इन्होंने दिया था। देखो जो इस थ्योरी वाली बुक में थ्योरी लिखी हुई है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर जो इसका बेसिक मीनिंग है वो मैं समझा दूंगा। वेबलन गुड्स कौन सी हो सकती है? उच्च मूल्य उत्पाद का जो उपभोग कंज्यूमर करता है वो वेबलन गुड्स होती है, ठीक है। दिखावटी वस्तुएं जिनका उपभोग कंज्यूमर करता है वो वेबलन गुड्स हो सकती है। प्रतिष्ठामूलक उपभोग वस्तुएं जो होती है वो वेबलन गुड्स हो सकती है। जॉनसिस के साथ रहना वो भी वेबलन गुड्स ही है। सर क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आया। देखो, ऐसी कोई भी वस्तुएं जो स्टेटस सिंबल हो वो सारी क्या होती है? वेबलन गुड्स होती है। स्टेटस सिंबल सर नहीं समझ आया। अच्छा, जब आपका कंजम्पशन है वो जब आपका कंजम्पशन पैटर्न आपकी सोसाइटी पर डिपेंड करे, नहीं ये तो फिर भी क्लियर नहीं हुआ। कंजम्पशन पैटर्न का मतलब ये समझो कि जैसे सोसाइटी के अंदर कोई आपका प्यारा सा पड़ोसी है, पड़ोसी ले लो, पड़ोसन ले लो, अगर वो एक होंडा सिटी परचेज करके लाता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर हमारे साथ ये होगा कि स्टेटस सिंबल, मतलब आपकी सोसाइटी में आपके पड़ोसी ने होंडा सिटी खरीदी है तो हमारा माइंडसेट क्या होगा कि हम भी वही गाड़ी परचेज करें। क्यों? क्योंकि वो एक सिंबल बन गया, मतलब कि मेरे पड़ोसी से ज़्यादा महंगी चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, तो वो स्टेटस है दोस्तों। आपने जिस चीज़ को स्टेटस सिंबल बना लिया वो स्टेटस सिंबल ही, वो गुड्स ही कौन सी होगी? वेबलन गुड्स होगी। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, एक अदर एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि कोई पड़ोसी आपका एक 42 इंच की टीवी लेके आया है, आपको चाय पे बुलाया, चाय की चुस्की के साथ साथ में बता रहा है कि ये टीवी है, इतने का आया है, ऐसे आया है, इसमें ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस हैं, तो आपका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा क्योंकि आपके स्टेटस पे बात आई है। आप क्या करेंगे? वो 42 की लाया है, आप 54 इंचज़ की टीवी लाएंगे, साथ में होम थिएटर भी लाएंगे और उसको चाय की कॉफ़ी भी बुला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वो स्टेटस का सिंबल बन चुका है। मतलब अपनी सोसाइटी में सबसे ऊपर रहना ही, जिन जिन गुड्स को परचेज करता है कस्टमर, वो सारी गुड्स वेबलन गुड्स होती है दोस्तों। आई थिंक क्लियर होगा। उच्च मूल्य उत्पाद क्यों होते हैं? क्योंकि महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। दिखावटी मैंने बताया कि होंडा सिटी पड़ोसी लेके आए तो मुझे भी लाना है, शो ऑफ करना है। प्रतिष्ठामूलक, सबसे बड़ा हूँ, मैं ही हूँ, मेरे पास होनी चाहिए। ये वर्ड है जॉनसिस के साथ रहना। जॉनसिस के साथ रहना मतलब यहाँ जॉनसिस का मतलब ये समझ लगते हो समाज के साथ। समाज के साथ रहना मतलब अगर किसी ऑफिस में आप लोग काम कर रहे हैं, उस ऑफिस में 30 एम्प्लॉयज़ हैं और उन 30 एम्प्लॉयज़ में से 20 एम्प्लॉयज़ के पास, 21 एम्प्लॉयज़ के पास आईफोन है दोस्तों, तो उस केस में आप लोगों के मन में क्या होगा? कोई भी एक दूसरा जो एम्प्लॉय है वो नॉर्मल है, उसके मन में क्या होगा कि मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी जो 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, उनके पास आईफोन है। सर पैसे कहाँ से आएंगे? मैं इंस्टॉलमेंट पे ले लूँगा या फिर मैं हो सकता है किसी से पैसे लेके उधार फिर ले लूँ। मतलब मैटर ये नहीं करता पैसे कहाँ से आएंगे, मैटर ये है कि वेबलन गुड्स किससे रिलेटेड है? दिखावटी वस्तुओं से, शो ऑफ से, यानी आपके स्टेटस का क्या बन गया है? सिंबल। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये अपवाद क्यों है? क्योंकि जब बात स्टेटस की आ जाती है तो प्राइस जो है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्राइस बढ़ेगी, मान लो वो अगर 54 इंच की LED लाया है और उस LED की रेट 54,000 रुपये है और उसके बाद में वो 72 इंची की लाता है, उसकी रेट 72,000 है, तो प्राइस तो इससे ज़्यादा है ना। मतलब प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्टेटस का क्या बना लिया दोस्तों? सिंबल।
आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगला आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी प्रदर्शनकारी प्रभाव। प्रतिपादक कौन है? जेम्स ड्यूसेनबेरी हैं दोस्तों। 1949 में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिया था। कुछ नहीं है, जो हमने वेबलन गुड्स पढ़ी है सेम टू सेम वही है। मीनिंग देख लीजिए वर्डली। दूसरों के कार्यों के अवलोकन के कारण व्यक्तियों के व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव। आईफोन वाला एग्जाम्पल दिया तो काम किसके हैं? दूसरों के। ऑफिस में 30 लोगों के पास में हैं तो दूसरों के कार्यों का अवलोकन देखा मैंने, अवलोकन किया के कारण व्यक्तियों के खुद के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा कि मुझे भी चाहिए। छोटे बच्चे नहीं होते पड़ोस में कि किसी उसके दोस्त के जो पापा हैं उन्होंने उसको साइकिल दिलाई थी तो पापा मुझे भी साइकिल दिलाई। क्यों? क्योंकि उसके पास भी है। ये मैटर नहीं करता है कि उसके यूज़ में आ रही है, तुम्हारे यूज़ में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो यही डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, अलग से कुछ नहीं है। प्रतिपादक याद रखिएगा कि जेम्स ड्यूसेनबेरी ने 1949 में दिया था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कारण वही स्टेटस सिंबल बन गया है। यहाँ पे भी अगर आप सीधे शब्दों में समझना चाहें तो यही है स्टेटस सिंबल। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर वो है बैंड वागन प्रभाव। बैंड वागन इफेक्ट क्या होता है? बैंड वागन प्रभाव क्या होता है? चलिए पहले लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के कारण किसी उत्पाद की किस हद तक मांग में वृद्धि होती है, वही बैंड वागन प्रभाव है या बैंड वागन इफेक्ट है। क्या लिखा हुआ सर? कुछ समझ में नहीं आया। चलो एक वर्ड में समझा देता हूँ, आप बहुत बेटर ढंग से समझ पाएंगे। एक वर्ड मैंने लिखा है भेड़ चाल। सर मतलब दुनिया जिधर जा रही है मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, यही बैंडवागन इफेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि अगर दुनिया किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे भाग रही है और उसी के पीछे आप भाग रहे हो तो उससे मांग में वृद्धि होगी ना, इर्रेस्पेक्टिव की कीमत क्या है। अगर आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं तो आईफोन का ट्रेंड इतना चला हुआ है कि हर तीसरे व्यक्ति के हाथ में आईफोन है। कारण क्या है? ये बैंडवागन इफेक्ट जो है, भेड़चाल ही इसका कारण है। कैसे है? क्योंकि मतलब उपभोक्ता सोचते ही यही है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मेरे काम आएगी या नहीं आएगी, इफेक्ट नहीं करता है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अन्य उपभोक्ताओं द्वारा, मतलब अदर कस्टमर की बात कर रहा हूँ। अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के कारण, मतलब अदर कस्टमर क्या कर रहे हैं, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। किसी उत्पाद की किस हद तक मांग में वृद्धि होती है, वही बैंडवागन इफेक्ट है। मतलब 50 लोगों के पास में 50,000 लोगों ने आईफोन खरीदा है, इंस्टॉलमेंट पे पैसे लेके खरीदा है। इसके कारण मेरी जो उसकी डिमांड है वो किस हद तक बढ़ सकती है, यही क्या है दोस्तों, बैंडवागन इफेक्ट है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। फिर आता है स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या है? पहले लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के कारण किसी उत्पाद की किस हद तक मांग में कमी होती है। वहाँ यहाँ देखो सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के कारण, अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के कारण किसी उत्पाद की किस हद तक मांग में, किसी उत्पाद की किस हद तक मांग में, यहाँ लिखा है मैंने वृद्धि और यहाँ लिखा है कमी। मैं ये बोलूँ कि बैंडवागन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं तो गलत नहीं होगा, अपोजिट ही है। ये बात कर रहा है मांग में किसकी बात दोस्तों? वृद्धि की, बैंडवागन इफेक्ट। और स्नोब इफेक्ट बात कर रहा है मांग में कमी की। तो ये क्या है? ये भेड़ चाल से बाहर निकलना। मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे यूनिक चाहिए। यूनिक चाहिए मतलब सर ना, मैंने सलमान खान की एक मूवी थी एकता टाइगर, उसके अंदर वो जो पैंट पहनी थी मुझे वही वाली पैंट चाहिए। तो आप चीज़ कौन सी ढूंढ रहे हैं? यूनिक ढूंढ रहे हैं। आप भेड़ चाल से हटके चीज़ ला रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव वो महंगी है या सस्ती है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये जो ये इफेक्ट ये अलग है क्यों? मतलब ये मांग का नियम का अपवाद क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं भेड़ चाल के पीछे जा रहा हूँ, मैं उस चीज़ के पीछे जा रहा हूँ चाहे उसकी प्राइस कैसी है कैसी नहीं है, पर दुनिया वो कर रही है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। तो प्राइस के बढ़ने और घटने का क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। स्नो इफेक्ट के अंदर मुझे यूनिक चीज़ चाहिए। अभी आज या कल के न्यूज़पेपर में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि किसी एक मंदिर के नींबू थे, आई थिंक एक नींबू या पिछले कुछ टाइम में 9 नींबू बिके थे दोस्तों। 9 मैं बात कर रहा हूँ नींबू लेमन्स की बात कर रहा हूँ। 9 नींबू बिके थे 2.36 लाख के। अब नींबू तो मार्केट में हम जब 20 रुपए के पाव आते हैं तो उनसे भी बार्गेनिंग करते हैं कि भाई थोड़ा सस्ता कर, पर यहाँ पे 9 नींबू बिके हैं। 9 नींबू और उनकी रेट देखिए आप 2.36 लाख। कारण उसका क्या है?
स्नोब इफेक्ट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो यूनिक चीज़ है। हम ऐसे मानते हैं कि भगवान का एक प्रसाद है, शायद कुछ अच्छी चीज़ें हों हमारे साथ में। तो स्नोब इफेक्ट का मतलब भेड़ चाल से हटके जो भी चीज़ें खरीदी जाएगी, इर्रेस्पेक्टिव उसकी कीमत क्या है, मतलब नहीं है। अगर उसकी कीमत ज़्यादा है तो भी क्वांटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम है तो भी क्वांटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बैंडवागन इफेक्ट और ये स्नोब इफेक्ट एक दोनों के रिवर्स हैं दोस्तों, मतलब एक दूसरे का विपरीत है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है कि हार्वे लिम्बेस्टिन का एक लेख था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, उसमें इसने बैंडवागन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट तीनों को एक साथ स्टडी किया था। कुछ याद नहीं रखना है, नाम इसका याद रखना है। हार्वे लिम्बेस्टिन ने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड का एक लेख लिखा था, लेख का नाम ये था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड। उसमें इसने बैंडवागन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट इन तीनों की एक साथ स्टडी की थी। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया है दोस्तों, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। 6 पॉइंट तो मैंने नीचे लिख दिया है, 6, 7 और 8 हो गए हैं। 9th पॉइंट जो इसका है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 9th पॉइंट इसका है कि अगर इन फ्यूचर यानी भविष्य में प्राइस के बढ़ने की आशंका हो, मतलब जो कीमत है, कीमतों के प्रति अगर आशंका है, आशंका मतलब हमें आइडिया है ऐसा कि भाई कीमतें जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकती है, तो वो भी लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद ही है दोस्तों। कैसे है कि जैसे आज शाम को ऐसे न्यूज़ आती है कि कल से शेयर मार्केट के अप डाउन होने से जो पेट्रोल की प्राइस है वो 2 रुपये बढ़ने वाली होती है। तो हम क्या करते हैं, हम भागे भागे जाते हैं पेट्रोल पंप पे और बोले भाई टंकी फुल कर दे, सुबह तो 2 रुपये का पेट्रोल बढ़ जाएगा। तो हमने देखा 2 रुपये का पेट्रोल बढ़ गया और अगले दिन हुआ भी एग्जैक्टली वही। तो डिमांड में हल्का सा इंक्रीज आया, ठीक है। प्राइस बढ़ी कितने रुपए? 2 रुपये, और डिमांड में हल्का सा क्या हुआ? इंक्रीज। प्राइस बढ़ने वाली है फिर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। चलो यहीं पे बात नहीं रुकी। जिस दिन 2 रुपये की प्राइस बढ़ी उसी दिन नाइट में एक न्यूज़ आती है कि यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है। उस यूक्रेन युद्ध के कारण जो क्रूड ऑयल की कीमत है, कच्चे ऑयल की जो कीमत है, उसकी कीमत में वृद्धि हुई है और उसकी कीमत की वृद्धि होने से कल से 5 रुपये और पेट्रोल बढ़ने वाला है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम फिर भागेंगे। हमारे पास में जो भी हमारे पास में कनस्तर होगा या खाली प्लास्टिक के डिब्बे होंगे, बड़ा सा कनस्तर होगा, हम लेके भागेंगे पेट्रोल पंप की तरफ, बोले भाई इनको भी भर दे। क्यों? क्योंकि कल से प्राइस बढ़ने वाली। याद रखना, प्राइस बढ़ रही है फिर भी क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। 9 पॉइंट क्लियर हुए हैं दोस्तों। हमारे पास में जो डिमांड का बेसिक चैप्टर था उसका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है चेंज का। एक है क्वांटिटी डिमांड में चेंज और एक है डिमांड में चेंज। दोस्तों अब तक जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो क्वांटिटी डिमांड में चेंज की पढ़ी है, उसका डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्वांटिटी डिमांड अलग बताया था और डिमांड मैंने अलग बताया था। वापस समझ लेते हैं। देखो बेसिक सा मीनिंग क्या है। क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है कि किस में चेंज होगा? क्वांटिटी डिमांड में। या तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। पर अगर कारण क्या है? अगर कारण है प्राइस, तब तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। रीजन, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कब होता है? प्राइस में चेंज होने पर अगर क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है तब तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। पर इस केस में अन्य सभी बातें क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो ये तो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। दूसरा आता है, क्या होता है? चेंज डिमांड में अप या डाउन हो सकता है, पर किसके कारण होगा? प्राइस नहीं, प्राइस को छोड़कर। यहाँ ये चीज़ याद रखना, प्राइस को छोड़ के अदर जो भी फैक्टर हैं, अदर फैक्टर के कारण, अगर प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर के कारण हमारी डिमांड में चेंज होता है तो उसको चेंज इन डिमांड बोला जाता है। देखो कैसे कैसे क्या क्या होता है, एक बार आप पढ़ लीजिए। आई थिंक आपको पढ़ने से ही क्लियर होगा, और अगर नहीं है तो आप मेरी पुरानी क्लासेस देखेंगे, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, अब फिलहाल के लिए ये समझिए। देखो क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या होता है कि कीमत में बदलाव के कारण चेंज, किसमें? क्वांटिटी डिमांड में। उस केस में क्या होगा? अन्य सभी बातें फिक्स रहेगी। दूसरा, डिमांड में चेंज का मतलब होता है अन्य चीज़ों में बदलाव कारण, बट कीमत क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अन्य चीज़ें बता चुका हूँ आपको। किसी व्यक्ति की इनकम में परिवर्तन हो गया, टेस्ट में परिवर्तन हो गया, फैशन में परिवर्तन हो गया, पॉपुलेशन में चेंजेस आ गया, या किसी अदर प्रोडक्ट की जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी कीमत में चेंजेस आ गए, तो उससे जो चेंज होगा वो डिमांड में चेंज होगा। और क्वांटिटी डिमांड में चेंज का मतलब है प्राइस से बदलाव क्वांटिटी डिमांड है, अन्य चीज़ों से बदलाव चेंज इन डिमांड है। याद रखना।
एक अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि अच्छा, इलिस्ट्रेशन आपको नीचे एग्जांपल समझ में आ जाएगा, फिलहाल ये देखिए। अच्छा, इसमें क्या होगा, पॉइंट देख लीजिए, नीचे एग्जांपल सब चीज़ समझ में आ जाएगी। डिमांड कर्व, इसमें क्या होगा, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा, इसमें क्या होगा, सेम मांग वक्र पर विचलन होगा। मतलब मांग कर्व जो कर्व बनेगा ऐसा करके, वो कर्व एक ही होगा, उसमें ही विचलन होगा। एक बार ऐसे बनेगा, एक बार ऐसे बनेगा, एक बार ऐसे बनेगा। ठीक है, ये है डिमांड कर्व किसमें, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें मांग वक्र खिसक जाता है। अभी अपन समझेंगे, एग्जाम्पल सब क्लियर हो जाएगा। इसमें मांग वक्र खिसक जाता है। दोस्तों, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में आपको जो कर्व है उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं इनका हिंदी भी बता दूंगा, पर हिंदी में क्या होता है ना, इंग्लिश के हर वर्ड का एक्सटेंशन का भी मतलब वृद्धि हो गई, इंक्रीज का मतलब भी वृद्धि हो गई, तो ऐसे केस में कन्फ्यूजन पैदा होता है। इसलिए आपको याद रखना है, एक वर्ड एक्सटेंशन याद रखना है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन याद रखना है कि मांग वक्र का नीचे की ओर विचलन, यानी नीचे की ओर विचलन एक्सटेंशन कहलाएगा, इसको विस्तार कहा जाएगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मांग वक्र का ऊपर की ओर विचलन, इसको कहा जाएगा दोस्तों संकुचन। कारण प्राइस में कमी के कारण तो एक्सटेंशन होगा और प्राइस में वृद्धि के कारण संकुचन होगा। इंक्रीज, मांग वक्र राइट साइड में खिसक जाता है, ये तो डिमांड का है, और मांग वक्र लेफ्ट साइड में खिसक जाता है, ये हो गया डिक्रीज। अब देखो एक्चुअल में क्वांटिटी डिमांड क्या होती है और डिमांड क्या होती है वो समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल के रूप में किसी एक प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस, उसकी जो मुझे प्राइस दे रखी है वो प्राइस है 10 रुपये। 10 रुपये में कितनी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी डिमांड है मेरी, 20 प्रोडक्ट की। अगर उसकी 5 हो गई तो ये 30 हो गई, और उसकी रेट बढ़ के 20 रुपये हो गई तो ये कितनी हो गई, 10 रुपये। ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्यों? क्योंकि सारे इफेक्ट किसके कारण हो रहे हैं, प्राइस के कारण हो रहे हैं। बाकी सारी चीज़ों की तो बात ही नहीं की मैंने। प्राइस मेरी कम हो रही है, बढ़ रही है, तो उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज है दोस्तों, ये क्वांटिटी डिमांड में चेंज है, क्वांटिटी में चेंज नहीं है। दूसरी साइड ये देखो, प्राइस इसकी 10 रुपये है, 10 रुपये है, 10 रुपये है, फिर भी मेरी क्वांटिटी 20 से 30 हो गई, 30 से 10 हो गई। ये चीज़ दोस्तों चेंज इन क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो इनको नाम क्या क्या दे सकते हैं हम। जैसे प्राइस 10 से 5 हुई और क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो ऐसे केस के अंदर ये हो गया दोस्तों एक्सपांसन। यही मैंने आपको यहां बताया। देखो प्राइस में कमी, तो प्राइस में कमी होने पर मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये इसको एक्सपांसन बोलेंगे। प्राइस में वृद्धि होने पर मेरी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो गई, कमी हो गई, तो इसको बोलेंगे दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये तो हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड के अंदर प्राइस मेरी सेम है, अदर किसी भी कारण, फैशन, टेस्ट या XYZ किसी भी कारण से क्वांटिटी में चेंजेस आया तो इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बढ़ गई तो इसको बोलेंगे इंक्रीज, क्वांटिटी में कमी आ गई इसको बोलेंगे डिक्रीज। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं ग्राफ में लेता हूँ तो ये देखिए, जैसे ये मेरा जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। इस एग्जाम्पल में ये मैंने कर्व बनाया दोस्तों। ठीक है, ये मेरा डिमांड कर्व बन गया। अब ये डिमांड कर्व बनने के बाद में मैंने सबसे पहले पॉइंट आउट करता हूँ मैं 10 और 20 को। ठीक है, अब यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए ये मेरी जो प्राइस है ये 10 रुपये है, और ये मैंने प्राइस 10 होने के साथ में मैंने क्या किया, ये मैंने एक कर्व बना दिया। ये कर्व तो हालांकि मैंने पहले बना दिया था, इसको मैं मैच कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये बन गया। अब इस केस में 10 रुपये, 10 पे मेरी कितनी है, तो ये आ गई क्वांटिटी मेरी 20, सॉरी ये मेरी क्वांटिटी आ गई दोस्तों 20। ये मेरा एक कर्व बन गया। अब 5 जैसे ही मेरी प्राइस क्या हुई, कम, मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये मैंने 5 रुपये कर दी। यहाँ मेरी प्राइस जो है वो कितने रुपये हो गई, 5 रुपये हो गई। अब इसको अगर मैं मैच करता हूँ, सॉरी मेरा कर्व ठीक से नहीं बना है, 1 मिनट रुकिएगा। ये मेरा ग्राफ था। अब मैं इसको मैच करना शुरू करता हूँ, तो ये मैंने जैसे यहाँ बताया था कि ये मेरी क्वांटिटी यहाँ बन गई। ये मेरा पहला मेजरमेंट यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब दूसरे में क्या हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुई, क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज। ये मैंने प्राइस डिक्रीज की यहाँ जाके, और ये यहाँ मिल गया। ठीक है, ये मेरी हो गई 30 रुपये। अब ये जो मांग वक्र, ये देखो मांग वक्र का नीचे की ओर विचलन, ये पहले मांग वक्र यहाँ था, मतलब मांग वक्र कहाँ था, ए पॉइंट पे, और अब मेरा मांग वक्र कहाँ आ गया है,
बी पॉइंट पे। तो आप देखेंगे तो मांग वक्र का नीचे की ओर विचलन, ये विचलन क्या कहलाता है, ये विचलन कहलाता है दोस्तों एक्सटेंशन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद में अगले एग्जांपल में चलते हैं। 5 रुपये 20 से 5 से कितनी हो गई, 20 रुपये हो गई, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे 20 रुपये, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ गई 10। तो ये जो सी पॉइंट आया है, इससे मेरा मांग वक्र जो होगा वो ऊपर की साइड जाएगा ना, यही लिखा है मैंने, मांग वक्र का ऊपर की ओर विचलन, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक ग्राफ से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इस केस में क्या है, इस केस में प्राइस तो सेम है ना दोस्तों, सिर्फ क्या किस में चेंज होना है, क्वांटिटी में। तो प्राइस ये मैंने ले ली यहाँ पे 10 रुपये, ठीक है। अब पहला कर्व जो मैंने बनाया, ये मैंने समझ लो ये पहला कर्व बना दिया, ठीक है। अब इस केस में प्राइस मेरी कितनी है, प्राइस तो वो की वही है, पर मेरी क्वांटिटी कितनी है, ये यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो 20 रुपये। अब मेरी क्वांटिटी कितनी हो गई है, 30 हो गई है। मतलब यहाँ पे अगर ये पॉइंट है 30, तो ये मेरी क्वांटिटी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा कर्व ऐसे बनेगा, आगे खिसक गया, तो इस केस में ये मेरी क्वांटिटी यहाँ से ले जाके और यहाँ मैच हो गई। तो कहने का मतलब ये, मांग वक्र किस साइड में किसका है दोस्तों, राइट साइड में किसका है, ये इस साइड में मांग वक्र कहलाना, इसको बोलेंगे इंक्रीज। तीसरे केस में मेरी क्वांटिटी कितनी हो गई 10, तो इस केस में मेरा मांग वक्र पीछे की साइड आ जाएगा, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ पे मैं मैच करूँगा ये 10 पे, तो इसमें मेरा मांग वक्र लेफ्ट साइड में किसका है, इसको बोलते हैं डिक्रीज। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये प्राइस इसमें फिक्स है 10 रुपये, क्वांटिटी जो है वो बड़ी है 10, 20 और 30 हो गई है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। थोड़ी क्लास लंबी हो गई है, पर आप थोड़ा सा वापस रिवाइज करेंगे और एक बार वापस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आप चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर किसी के लिए इफेक्टिव हो, कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।